कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त हो तो साया भी साथ छोड़ दिया करता है, छोड़ने लगता है। कुछ वैसे ही हालात अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बन गए। हम संघ को देख रहे हैं, संघ बिल्कुल अब बहुत, जो अभी मयूर भाई ने भी कहा या अरुण जी ने भी बीच में कहा था पहले शुरुआत में, कि वो भी अब सख्त हो रहा है कि उसको जो उसका अपना वर्चस्व रहा है या जो उसने पैदा किया हुआ इस पार्टी को है, तो वो अपना रुख और रवैया दिखला रहा है। और बाकी भी जब जो दूसरे भी आपका साथ दिया करते थे, मैंने वो भी जिक्र किया, उस पर आप जरूर रोशनी डालिएगा कि बात हो रही है कि चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाए, कुछ आगे किया जाए। वो याद आ रहा है कि छुट्टियां भी लगातार हैं, त्योहार भी आ रहा है। कैसे भूल गए थे वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और खासकर राजीव कुमार साहब का भूल कैसी हुई इसके बाद अब सुधार के लिए बड़े नाना प्रकार के उपक्रम करने की कोशिश हो रही। सब पर आपकी टिप्पणी रविंद्र जी। जी नमस्कार, और अरुण जी, मीनू जी का आपको भी नमस्कार, दर्शकों को। देखिए सर, सबसे पहले आपने, मीनू जी ने जिक्र किया, मैं उसी बात पे आऊँ कि बीजेपी कैसे बाहर से आए लोगों को बड़े बड़े पद देती है। हरियाणा में अभी 5 राज्यसभा सदस्य हैं जो बीजेपी या इंडिपेंडेंट, वो पांचों के पांचों बीजेपी के नहीं हैं, पांचों बाहर के हैं, एक भी व्यक्ति उनमें बीजेपी का नहीं है। उसके बाद 5 लोकसभा के सदस्य जीते, उनमें से 3 कांग्रेस से आए हैं, 1 मंत्री बन गए। अब देखिए, एक खट्टर साहब हैं जो मूल रूप से यहाँ के हैं, और एक दूसरे 2 लोग हैं जो कि मूल रूप से बीजेपी के लोग हैं। 8 में से बीजेपी के हिस्से आया केवल 2, 10 में से 2, 80% लोग बाहर के हैं। दरियां बिछाने का काम बीजेपी वाले हमेशा से करते रहे हैं। तो और बीजेपी जो है उसका कोई उस तरीके से संगठन हरियाणा में मजबूत नहीं है। आरएसएस के जरूर कुछ लोग रहे, और वही लोग हमेशा से आरएसएस के विचारधारा को लोगों के बीच यहाँ पर थोड़ा बहुत शहरों में फैलाते रहे। बीजेपी का कोई बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर रहे हो ऐसा नहीं है। आज जब 10 साल की सरकार हो गई है, तब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम लोग तो बस नारे लगाने में रह गए, बीजेपी के नारे लगाने के अलावा हमको तो कुछ मिला नहीं। जो भी बाहर से आया उसको पद दे दिया, और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। कंगना रनौत को तो कितने दिन पहले आई है, उसको सांसद बना दिया। उसके बाद देखिए, कंगना रनौत, जो मीनू जी ने जिक्र किया कि कंगना रनौत का जो बयान है, एक तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति में हरियाणा में है, उस पे कंगना रनौत का ये बयान है, तो इसके बाद मैं तो ये बात सोच रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो टिकट, जिनको टिकट मिलेगा, वो गांव में जाएंगे कैसे। आज बीजेपी ने 2 बड़े काम किए सर। एक, बीजेपी ने वो टिकट वापस ली जम्मू कश्मीर वाली, और दूसरा बीजेपी ने एक और प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया कि हम लोग अपने आप को डिस्टेंस करते हैं कंगना रनौत के बयान से। इस तरह का कभी डिस्टेंस करने की प्रेस रिलीज मेरी जानकारी में तो 10 साल में आई नहीं, चाहे कितने भी खराब बयान दिए हों जी, कितने भी खराब बयान बीजेपी की तरफ से दिए गए हों, लेकिन मुझे लगता है ये असर है जब आप 240 सीट पर आते। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। ये शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। अरुण जी, इसको आगे बढ़ाइएगा। ये जो बात रवीन भाई कह रहे थे, वही जो बात है कि माल कमाएगा गुजराती या ऐश करेगा गुजराती वाला, जो एक बार बार कहीं तंज कसा जाता है, और दरी बिछाएगा बेचारा जो वास्तविक कार्यकर्ता है, उसको वही करना है, उसको बार बार टिकट से महरूम होना है। चलिए, जुड़ गए हैं शायद। हाँ रवीन जी, आप कंटिन्यू करिए। डिजिटल इंडिया सबसे ज्यादा मैं ही यूज कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हिस्से वो नहीं आया। हाँ, वही इसलिए थोड़ा मेरे साथ आपको झेलना पड़ेगा सर। उसके देखिए, जम्मू कश्मीर में जो बहुत अच्छे तरीके से सारे पैनलिस्ट ने बताया, जम्मू कश्मीर में जो हालत हुई है, अब वो हालत भी इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता अब अपने मन की बात वहां पर कह पा रहे हैं। जो आदमी पिछले 5 साल पहले, 2 साल पहले पार्टी में आया है, उसको आप टिकट दे के नवाजते हो, घर से बुला बुला के टिकट दे रहे हो। और जो लोग यहाँ पर खून पर, और जम्मू कश्मीर में इतना मुश्किल है बीजेपी के लिए काम कर पाना, वहां पर बहुत टफ कंडीशंस हैं, उसके बावजूद कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। उनको इग्नोर करके केवल इस बात के लिए कि जो व्यक्ति को लेके आए हैं उसके पास कहीं पैसा ज्यादा है तो उसको टिकट दे दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यकीनन कार्यकर्ताओं के साथ एक छलावा है, और अब जो है उसी छलावे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी यूपीएस लेके आ गई।
अब यूपीएस की स्थिति ठीक वैसी है संजीव जी, जैसी वो 3 बिल लेके आए थे कृषि सुधार के लिए। जी किसानों जी। के अलावा पूरा देश उसमें खुश है। तो वही यूपीएस की हालत है कि जिनको चाहिए उनके अलावा लोग बड़े खुश हैं बीजेपी वाले। अरे भैया, जिनको चाहिए वो लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा बिल नहीं चाहिए। अगर ये ओपीएस से मिलता जुलता है तो ओपीएस ही दे दो, मिलता जुलता क्यों दे रहे हो? ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? तो बीजेपी, मुझे लगता है अब वो सही, मैडम ने बताया कि अब वो इनका मुखौटा उतर गया है और अभी के जो हालात हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार बैकफुट पर जा रही है। और बीजेपी के जो साथी हैं, अलाइज हैं, वो लगातार देखिए कैसे बार बार हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। ये स्थिति 2019 से 24 में तो नहीं थी। तब तो किसी भी संगठन, जो एनडीए का सहयोगी दल है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल पाए। लेकिन अब जब इस बात की सबको जानकारी लग गई है कि बीजेपी की स्थिति वाकई में बहुत कमजोर है, और जहां तक बात आपने किया तारीखें बदलने की, तो तारीखें बदलने के लिए अब बीजेपी ने रिक्वेस्ट डाली है और उसके लिए हमेशा की तरह एक इमोटिव इशू का उपयोग किया है। इमोटिव इशू उसमें दो उठा दिए कि बिश्नोई समाज का त्योहार है। बिश्नोई समाज ने तो नहीं कहा कि हमारा त्योहार है तो हम लोगों को कोई दिक्कत है उसमें। उनकी तरफ से तो आज तक हमेशा इलेक्शन का वेलकम हुआ है। ये तो बहुत महान समाज है जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अपना जीवन दान दे दिया। अब उस महान समाज को क्या अपने महान समाज क्या उनको इस बात की समझ नहीं है? बीजेपी को लगता है कि जब उनको चुनना पड़ेगा वोट डालने में और अपने त्योहार में, तो वो क्या चुनेंगे? तो ये मुझे लगता है न केवल बिश्नोई समाज के साथ उनका मान करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, बल्कि साथ ही हरियाणा के उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं मान कर रही है जो भर भर के यहाँ पर वोट डालते हैं। अब बीजेपी की दिक्कत है कि उनके पास जो वोट बैंक अभी थोड़ा बहुत बचा है वो केवल शहरों में सीमित है, और शहर के लोग, पूरे देश में संकट है, पूरे देश में ये संकट है। इलेक्शन कमीशन इससे जूझता रहा है कि शहर के लोग थोड़े वोट, अगर इस तरह की छुट्टियां होती नहीं हैं नहीं, तो मैं वो इसमें सेलिब्रेशन के लिए बाहर चले जाते हैं। इसमें और जोड़ के पूछना बीजेपी का चाहूंगा। वही कोर वोटर है। 8 बीजेपी दिन को का वक्त आज शायद तक बढ़ने कभी की जो गांव के 8 दिन, वोटर की तो याद नहीं आई। नहीं 8 दिन का जो वक्त बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कुछ खेल करने का कुछ क्रम होगा इसके पीछे क्या? इसको ऐसे भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्या देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो हार को टालने की कोशिश है कि एक हफ्ता और अगर हमारी हार टल जाएगी तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस जो होता है संजीव जी, वो केवल अभी हम जिस दिन घोषणा की जाती है उस दिन उनका प्रोसेस तो शुरू होता नहीं। इलेक्शन जी कमीशन का प्रोसेस कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले चालू होता है। और पूरा कमीशन श्रीनगर गया, जम्मू गया और उसके बाद वो चंडीगढ़ भी गया। चंडीगढ़ और इन तीनों जगह पर जाकर उसने तमाम एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ बात की, इससे बात की, और उसके अलावा सब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। और उसके बाद उनकी कोई समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुना और उनकी तकलीफों को दूर करने की सारी बात लंबी चौड़ी मैराथन बैठक में हुई। उन सब के बाद, उनके सबके साथ बात करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने अपने हर इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वापस आने के बाद कंसल्टेशन होके और तब ये शेड्यूल जारी होता है। ये शेड्यूल कोई कमरे में बैठ के दो लोग नहीं बनाते सर। इतना बिल्कुल सारा बिल्कुल। जब लंबी एक्सरसाइज हुई है तो इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन लोगों ने इस बात का जिक्र तब क्यों नहीं किया कि ये त्योहार पड़ रहे हैं तो इन तारीखों में आप चुनाव की घोषणा मत कीजिए। लेकिन एक सप्ताह बीजेपी को लगा कि अब जो है स्थिति हाथ से निकल रही है, एक बात। और 2 दिन की बीजेपी की मैराथन बैठक हुई है, वो बैठक हुई है बीजेपी के टिकटार्थियों को लेकर कि किन किन सीटों पर किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जब उसमें उन लोगों को 90 अपने उम्मीदवार तक नहीं मिले, हर सीट पर जब एक भी जिता हुआ उम्मीदवार उनको नहीं मिला, तब उसमें से लिस्ट तो नहीं निकली, उसमें से चिट्ठी निकली कि भाई उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे, कम से कम इलेक्शंस को और थोड़ा सा टालने के लिए ये चिट्ठी भेज दी जाती है, उससे थोड़ी सी इज्जत कुछ दिन के लिए बच जाएगी। तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में ऐसी है, और उसके ऊपर कंगना रनौत जैसी महान सांसद इनके पास हैं, और उसके भी ऊपर जेपी दलाल जैसे महान वित्त मंत्री हैं जो वजीर खजाना हैं, और उनका कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी बन जाओ
लेकिन 6 महीने के बाद बीजेपी की सरकार वहां आएगी और जो हमारे दिल्ली में बैठे लोग हैं वो सरकार को 6 महीने से ज्यादा चलने नहीं देंगे। अब ये केवल हरियाणा के मतदाताओं का अपमान तो है नहीं, ये तो उन नेताओं का भी अपमान है जो आज सुप्रीम सीटों पर बैठे हैं, जो केंद्र में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? सब मुझे तो लगता नहीं कि वो होते होंगे, लेकिन एक वित्त मंत्री प्रदेश का संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये बात कह रहा है और बीजेपी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात तक नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश बीजेपी के भीतर से की जा रही है। जी कर लीजिए। मैं लास्ट बात अगर बोलूं, मेरा कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग जो हर छोटी बड़ी चीज पर नोटिस भेजता रहता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रदेश में लागू है, तो क्या चुनाव आयोग को इतना बड़ा जो कहता है कि निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, क्या ऐसा बयान देने के बाद आपको लगता नहीं ये वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है? अगर उनको डराया जाएगा, उनके भीतर भय पैदा किया जाएगा, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होगा? इस पर तुरंत मुझे लगता है कार्रवाई की जानी चाहिए, लोगों के भीतर कॉन्फिडेंस पैदा हो और वोट फीसदी जो बीजेपी कह रही है कि कम होगा छुट्टियों की वजह से, वो छुट्टियों की वजह से कम नहीं होगा, वो इस तरह के बयानों की वजह से कम होगा जो वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को जरूरत है ऐसे नेताओं की जबान पर लगाम लगाने की और लोगों के भीतर, जनता के भीतर ये कॉन्फिडेंस देने की कि हमारे नेता अगर कुछ कहेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेजेगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग इस प्रदेश में करा के देंगे। आप घरों से निकलिए और मतदान में हिस्सा लीजिए, हुकूमत किसी की भी बने, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो तो करने की बीजेपी कर नहीं रही है और उससे उलट चुनाव में कह रही है कि हरियाणा के तो मतदाता ही छुट्टी पे जाना चाहते हैं। भाई हरियाणा के मतदाता अगर सारे छुट्टी पे चले जाएंगे तो ये मीनू जी बैठी हैं देहरादून में और जब हिमाचल प्रदेश में, वहां के तो सारे हम लोग गेस्ट हाउसेज और होटल बुक कर लेंगे, वो लोग फिर कहां जाएंगे? वहां पर तो पहले से ही बारिश का संकट आया हुआ है। तो मुझे लगता है उन स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी चेता देना चाहिए।